हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे पहला लेसन कूलाम का नियम तथा वैद्युच्छेद की तीव्रता, जिसमें हमने पीछे लेक्चर में सॉल्व किया था। उसको यहाँ पर बताया था डेरिवेशन। उस डेरिवेशन को आप पीछे पढ़ लीजिए, यानी शुरुआत से। अगर जो कोई भी स्टूडेंट ना पढ़ा हो तो उसको शुरू से पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ोगे तभी अगला लेक्चर ये समझ में आएगा। इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको पीछे लेक्चर पढ़ाया गया उसको आप ध्यान से पूर्वक पढ़ लीजिए, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब आज देखते हैं, आज इसका लास्ट लेक्चर है डेरिवेशन का। इसके बाद फिर न्यूमेरिकल बचेगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर है, आज आपको बताए थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युच्छेद की तीव्रता ज्ञात करने का। तो दो स्थितियां हम आपको बता दिए थे, अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति। यहाँ पर दोनों बता चुके थे। एक तीसरा इसमें आता है यहाँ पर कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को छोड़कर किसी अन्य बिंदु पर, यानी कोई भी हमें दिया गया हो अन्य बिंदु पर कहीं पर भी, तो हम उनको कैसे फाइंड करते हैं, आइए आज इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युच्छेद की तीव्रता, यानी यहाँ पर कोई ऐसा बिंदु दिया गया है जिसमें हमें वैद्युच्छेद की तीव्रता ज्ञात करना है कि वहां पर ना तो अक्षीय में हो ना तो निरक्षीय, यानी किसी भी बिंदु पर ना हो, तो वहां पर किसी बिंदु पर ज्ञात करना हो वैद्युत, यानी अक्षीय और निरक्षीय को हम छोड़कर किसी बिंदु पर वैद्युच्छेद की तीव्रता कैसे की गणना करते हैं उसको देखते हैं। यहां पर देखो एक बनाया है फिगर, थोड़ा सा फिगर पहले से ले लिए ताकि आपको यहाँ पर हमारे पास वीडियो की लेक्चर भी बहुत ज़्यादा लंबी ना जाए और इसके बाद हम इससे फिगर को अच्छे से समझ सकें। देखो यहाँ पे ये दिया गया है इसमें कि एक फिगर है, कहा गया वैद्युत द्विध्रुव का। तो हमने ऐसे मान लिया वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से काफ़ी दूरी R बिंदु पर बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युच्छेद की तीव्रता की गणना करना है। तो देखो फिगर का पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर अभी आपको इसका फार्मूला बताते हैं कैसे। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा क्लियर कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, यानी एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये AB है यहाँ पर। तो वैद्युत द्विध्रुव ये दिखाया गया है कि इसमें ये क्या है, AB है, यानी ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा मेन था। तो हम ऐसे इसको बना दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा काला कर दे ताकि आपको और क्लियर दिखे। ये हमारा मेन वैद्युत द्विध्रुव। तो आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव कैसा, एक सदिश राशि है। जब वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। तो यहाँ पर देखो ये वैद्युत द्विध्रुव है और यहाँ से एक बिंदु R दूरी पर, यानी O से, इसको मान लिया जाए O है यहाँ पे, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थिति पर छोड़कर यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युच्छेद की तीव्रता ज्ञात करना। वही कहा गया माना वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु, यानी काफी दूर किसी बिंदु पर R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युच्छेद की तीव्रता की हमें गणना करना है। तो यहाँ से देखो अगर मान लिया गया इसका कोण कितना हो जाए, यहाँ पर ये कोण थीटा बना रहा है, यानी वैद्युत द्विध्रुव जब रखा गया तो इनको जब मिला दिया गया यहाँ से बिंदु P से O, तो ये मिलाएगा तो R दूरी पर हो गया और इनके द्वारा बना कोण थीटा हो गया। तो आपको बताया गया था द्विध्रुव एक सदिश राशि है। जब सदिश राशियां होती है तो ये अपने घटकों में भी वियोजित हो जाती हैं। तो इनके घटक निकालते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको बताए थे इनको P से प्रदर्शित करते हैं, यानी ये P हो जाएगा। अगर निकालेंगे यहाँ पे तो ये क्या था, हमारा P था, ये P था। तो P था जब, तो इसको निकालेंगे तो देखो ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर दिया गया ये P वेक्टर दिया गया और यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश, तो ये आपके घटकों में वियोजित हो जाता है। घटकों में वियोजित होने का मतलब है अगर जैसे आप इसको निकालोगे तो यहाँ से देखो एक यहाँ पर कोण थीटा बनो, सपोज कर लीजिए ऐसे हम इसको एक आयत बना लेते हैं। आयत बनाकर ही घटक क्या करते हैं, निकाले जाते हैं। तो ये आयत हो गया। तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये आधार। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आधार बराबर क्या होता है। अगर कहीं आधार फाइंड करना हो आपको तो आधार बराबर कितना होता है, कर्ण इंटू कॉस थीटा। और दूसरा बताया था, तो यहाँ पर देखो क्या हो, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये क्या हो, आधार। तो आधार बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। फिर दूसरी वैल्यू निकालते हैं इस स्थिति में, यहाँ पर जब इस स्थिति में निकालेंगे कोण के सामने की भुजा लंब, तो आपको बताए थे कि लंब बराबर कितना होता है, लंब बराबर कर्ण इंटू कॉस थीटा, वो कर्ण इंटू साइन थीटा, सॉरी ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू कितना है, अगर कर्ण निकाला जाए तो ये हमेशा क्या करेगा, ये कर्ण का काम करेगा। तो यहाँ पर ये कितना होगा P और ये हो जाएगा साइन थीटा। इसमें जब यहाँ पे मिलाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी। यहाँ से फिगर ऐसे बनेगा, ये थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं ताकि आपको आसान सा लगे। ये इस पे बन जाएगा, जब यहाँ पे बनाएंगे ये इससे हो जाएगा।
ये और आसान लगेगा आपको। तो ये दो घटकों में वियोजित हो गया, जब वियोजित हो गया तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लंब निकल आया, तो आधार देखो कितना आ गया पी कॉस थीटा, और यहाँ पर इसका लंब कोण के सामने एक भुजा लंब होती है, तो ये कितना हो गया पी साइन थीटा। यानी वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो दो, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो दो दिशाओं में डिवाइड हो जाएगा, एक लंबवत घटक और दूसरा समांतर घटक। तो अब यहाँ पर देखो इन दोनों के कारण, यानी पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी कॉस थीटा के जो कारण यहाँ पे बिंदु पी पर उत्पन्न हो रहा है, ये कितना हो जाएगा E1 उत्पन्न करेगा यहाँ पर इस स्थिति में। और जब यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर पी साइन थीटा ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर पी साइन थीटा है, तो पी साइन थीटा के कारण जब उत्पन्न होगा तो यहाँ पर एक सेकंड हम लिख देते हैं इसको, पी साइन थीटा यहाँ पे, ये पी साइन थीटा है यहाँ पे, ये थीटा बना हुआ, अच्छा बना हुआ पहले ही कट रहा था, ये पी साइन थीटा है। तो पी साइन थीटा के कारण यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है वो E2 उत्पन्न हो रहा है। तो E1 और E2 निकाल लीजिए। तो आपको बताया गया था फार्मूला, अगर इसमें निकालते हैं कि इसका घटक कितना होगा, यानी पी साइन थीटा यानी समांतर घटक और लंबवत घटक यानी अच्छे स्थित और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पीछे आपको फार्मूला जो बताए थे उसी फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर कि अच्छे और निरक्षीय स्थिति में, जब अच्छे स्थिति में निकालते हैं यानी बिंदु P पर अच्छी स्थिति में अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर अच्छे में निकालते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, आपको फार्मूला बताए थे उसमें याद भी होगा कि यहाँ पर कि फार्मूले में कैसे लिख सकते हैं अच्छी स्थिति के लिए यहाँ पे। तो देखो अच्छी स्थिति के लिए आपको एक फार्मूला बताए थे, E बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ये आपको बताए थे अच्छी स्थिति। लेकिन अच्छी स्थिति में देखो यहाँ पर इस स्थिति में आपको दिखाया गया अच्छी स्थिति में इसका घटक कितना वैद्युत पी कॉस थीटा, तो जो यहाँ पर P है उसको हम कितना लिखेंगे पी कॉस थीटा। तो E1 उत्पन्न कर रहा है, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा, और 2p के स्थान पे कितना लिखेंगे P कॉस थीटा हो जाएगा, अब बाई r³ दूरी वही है। तथा दूसरा निकालिए इसमें कि यहाँ पर बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इसमें निकालते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो देखो जब इसमें निकालेंगे तो E2, तो ये इसके कारण उत्पन्न हो रहा पी साइन थीटा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि E2 बराबर, तो वहाँ पे फार्मूला बताया गया था पीछे कि जहाँ पे यहाँ पे 2 है ये केवल 2 क्या हट जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पी साइन थीटा यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और लिख सकते हैं पी साइन थीटा बाई r³, ये इतना हो जाएगा। लेकिन हमें देखो निकालना था बिंदु P पर परिणामी, यानी यहाँ पर जो दिया गया है इस पे बिंदु P पर परिणामी, तो देखो एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। जब 90 डिग्री का कोण बना रहे हो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है यहाँ पर सदिशों के, तो अगर हम बिंदु P पर निकालते हैं तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इसमें निकालते हैं तो यही आपका फार्मूला याद कर लीजिएगा, कभी भी हो सदिशों के नियम से लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा E1 का स्क्वायर और प्लस E2 का स्क्वायर, अगर एक दूसरे के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है तो √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब E1 और E2 की E1 की वैल्यू है ये वाली
और E2 की वैल्यू ये, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो स्क्वायर है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटे आर क्यूब ऑफ होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा। फिर E2 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और p साइन थीटा बटे आर क्यूब, ये इतना हो जाएगा ऑफ होल स्क्वायर। आप जानते हो अगर देखेंगे तो इसमें कॉमन मिल जाएगा, तो उसको क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन देखो कितना है, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लेंगे देखो 1/4 पाई 1/4 पाई तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन हो गया, यहाँ पर p है यहाँ पर p है इसलिए p कॉमन हो जाएगा, आर क्यूब भी कॉमन है आर क्यूब, सब पे ऊपर स्क्वायर लगा था इसके स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। तो दूसरे ब्रैकेट में कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा, कॉस के ऊपर लिखाएंगे तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर और 2 2 जा 4 कर दीजिए, इसको ज़्यादा सही होगा, ये 4 हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कॉमन हो गया तो यहाँ पर कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब आप क्या करिए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा p बटे आर क्यूब और अंडर रूट कितना बचेगा 4 कॉस स्क्वायर, इसको साइन में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करिए उसको घटा दीजिए, यानी कॉस स्क्वायर इसमें घट जाएगा, जब कॉस स्क्वायर इससे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब यहाँ पे। और यहाँ से देखिए 4 में से इसको घटाएंगे एक इस तो कितना हो जाएगा 1 + 3 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना हो जाएगा जो हमें निकालना था किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, यानी यहाँ पर किसी भी बिंदु पर, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं इसकी दिशा, जो यहाँ पर लिखा गया है कोण थीटा, यानी E1 और E2 की दिशा क्या होगी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है यहाँ पर फाई, तो ये फाई का मान कितना होगा, तो E1 और E2 हमने निकाला है यहाँ पर। तो आप पढ़े थे कोण के सामने की भुजा लंब होती है तो लंब बटा कितना हो जाए आधार, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर tan थीटा बराबर या tan फाई बराबर, अगर इनके E1 व E2 और E1 के बीच, ऐसे लिख दे E1 के बीच कोण, अगर इनके बीच कोण फाइंड करना हो तो हम क्या लिख सकते हो tan फाई बराबर, आपने पढ़ा था लंब बटे क्या होता है आधार, यहाँ पे तो लंब बटा आधार होगा। तो अभी आपको दिखाए थे वहाँ पे तो हमारा लंब कितना था E2 था और ये कितना था E1 था। तो देखो ये E1 और E2 की वैल्यू जो निकाले थे उसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये है E1 बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p cos थीटा बटे आर क्यूब, और ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो देखो आंसर कितना देगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan फाई बराबर E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बटे आर क्यूब, और डिनोमिनेटर में देखो सेम ऐसे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 2p cos थीटा बटे आर क्यूब। देखो इसमें कुछ वैल्यू कट जाएगी, अगर इसको काट दें तो ये इससे कट गया यहाँ पर, और इसके बाद देखो p से p कट गया और आर क्यूब से आर क्यूब कट गया। अब जो बचा उसको आप क्या कर दीजिए यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan फाई बराबर, यहाँ पे ऊपर क्या बचा ये 1/2 आगे आ जाएगा और ऊपर साइन थीटा बचा और नीचे कितना कॉस थीटा। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे साइन थीटा और बाई कॉस, तो ये हो जाएगा tan फाई बराबर 1/2 tan थीटा। अगर इनके बीच का आपसे कहता है कि कोण ज्ञात कीजिए तो कोण ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला लगा लेते हैं। अब यहाँ से देखो विशेष स्थितियाँ, यानी कुछ स्थितियाँ ऐसी आती हैं मेरे पास, उसको देख लेते हैं।
विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों में क्या है, सबसे पहला अगर हमें थीटा बराबर क्या मान लें, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है, अच्छी स्थिति। अगर यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव है, वो कोण जो बना रहा हो वो 0 डिग्री यानी अच्छी स्थिति पर, तो अच्छी स्थिति बना रहा हो, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पर देखो जो फार्मूला भी हमने प्राप्त किया था उसी फार्मूले में पुट कर दीजिए, ये वैल्यू है कॉस थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा में वैल्यू पुट करो तो ई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी बटे आर क्यूब, ये था √1 + 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। अगर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री पर रखते हैं तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, आप जानते होंगे 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यूब। अगर इसकी वैल्यू 1 होता है तो स्क्वायर की वैल्यू करेंगे 1 आएगा और 3 1 कितना हो जाएगा, यानी 1 + 3 × 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यूब। तो इसको जोड़ देंगे 3 1 4, 4 का वर्गमूल ले लोगे 2 हो जाएगा। तो ई बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 है 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2p बटे आर क्यूब। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ये आपको बताया गया था, तभी हमने बताया था। सबसे पहला एक लेक्चर था इसमें जब बता रहे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो यहाँ पर बताए थे अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको फार्मूला याद ही होगा क्योंकि इसके पहले आपने लेक्चर देखा होगा। तो इसके पहले यही तो निकाले थे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यूब। ऐसे हम दूसरा देख लेते हैं, निरक्षीय स्थिति में क्या होगा। जब निरक्षीय स्थिति में आपको बताए थे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, दूसरे में यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री निकालेंगे तो फार्मूले उसी फार्मूले पे ये रख देते हैं। तो देखो ई बराबर कितना हो, यानी कॉस थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा पी बाई आर क्यूब और √1 + 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब आपको मालूम होगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, वहाँ पर 0 होता है और 0 से 3 में मल्टीप्लाई करो 0 तो 1 बचेगा, 1 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना 1 आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी बटे आर क्यूब। यानी यहाँ पे लिखना हो तो 1 और प्लस कितना 3 × 0 यहाँ पे हो जाए, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ई इक्वल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी बटे आर क्यूब। आप इसमें देखो 1 से गुणा कराओगे 3 0 0 तो 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल ले लेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यूब। यहाँ पे ये हमारा फार्मूला हो जाएगा कि अगर निरक्षीय स्थिति पर कोई भी होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यूब। इसको हमने पीछे लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर किसी भी बिंदु पर अगर कह दिया जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए तो हम ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे बस आसान सा है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, छोटा सा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण, यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए एक समान वैद्युत क्षेत्र, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में तो उसमें लगने वाला बल कितना होगा उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पर देखा रेखाएं खींची गई है, जैसे ये रेखाएं कैसे, ये सारी रेखाएं सीधी रेखाएं खींची गई। जो ये सीधी रेखाएं खींची गई हैं वो हमेशा क्या, जैसे यहाँ पर ये सीधी रेखा खींची गई है तो ये सीधी रेखा जो प्रदर्शित कर रही है वो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। अगर कहीं भी लाइनें सीधी खींची जाए ऐसे सीधी सीधी हमेशा, तो हमेशा एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अगर लाइनें ऐसे तिरछी मिर्ची खींची गई हैं यहाँ पर, तो ये क्या प्रदर्शित करती, असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती। ये याद रखना कि ये क्या प्रदर्शित, असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर कभी भी ऐसा आपको मिल जाए तो सीधी लाइनें, अगर एकदम सीधी लाइनें कहीं भी दिख रही, चाहे वैद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र, तो हमेशा क्या करती है, एक समान वैद्युत क्षेत्र को, यानी उस वैद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसे लाइनें खींची गई सीधी सीधी, तो ये एक वैद्युत क्षेत्र हो गया यहाँ पर। अब इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव, यानी ये रख दिया गया,
यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया। देखो ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया। जब वैद्युत द्विध्रुव आपको बताए थे एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो एक यहाँ पर रखा हुआ प्लस क्यू आवेश, यानी ये क्या है, प्लस क्यू है यहाँ पे, और ये क्या है, माइनस क्यू आवेश है। जब माइनस क्यू आवेश है तो आप देखो हमेशा प्लस क्यू और इनके साथ यहाँ वैद्युत छेद के साथ थीटा कोण पर रखा गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो जब प्लस के वैद्युत छेद की दिशा में एक बल लग रहा है और दूसरी दिशा में देखो वैद्युत छेद के विपरीत दिशा में, क्योंकि आपको बताए थे E बराबर क्या होता है, फार्मूला F बाई क्यू होता है। तो अगर F निकालते हैं तो ये क्या होगा, क्यू ई हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये वैद्युत छेद के प्लस है, तो प्लस के कारण जो यहाँ पर बल लग रहा है इस दिशा में, उसको देखो हम कितना लगेगा, अगर इसको ले लिया जाए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का, ये इस दिशा में लग रहा है वैद्युत बल F लग रहा है, ठीक है। तो वैद्युत बल F लग रहा है तो राइट साइड में, तो इसका अगर मान निकालेंगे तो F बराबर कितना लग रहा है, क्यू ई इधर कार्य कर रहा है यहाँ पर। फिर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इधर बल लग रहा है, तो ये F बराबर कितना, माइनस आवेश है तो माइनस क्यू लग रहा है। तो देखो एक बल राइट साइड कार्य कर रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, दूसरा बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, यानी यहाँ पर F बराबर माइनस क्यू। लेकिन एक चीज है, इन दोनों में समानता है, इसके परिमाण समान है परंतु दिशा विपरीत है। एक राइट साइड में बल लग रहा है तो इसको क्या कर रहा है, एक बिंदु पर घुमाने पर, जैसे यहाँ पर रखा गया तो इसको घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। यानी यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो वैद्युत द्विध्रुव रखे जाने के कारण ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है। जब एक साथ दो बल कार्य कर रहे हो, किसी भी वस्तु पर अगर एक साथ दो बल कार्य कर रहे हो तो हमेशा उस पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है। जब प्रत्यानयन बल कार्य कर रहा होता है तो हमेशा उस पर बल आघूर्ण निकालते हैं। तो इसी पे हमें ज्ञात करना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे बल आघूर्ण की गणना करना है। तो बल आघूर्ण के कारण, तो यहाँ पर देखो एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो इनके बीच की दूरी आपको पहले ही बताया गया था, कितना होता है, 2l होता है, यानी ये 2l हो गया। अब यहाँ पे देखो इनके साथ, यानी माना वैद्युत एक था, यहाँ पर थीटा कोण पर रखा था, तो यहाँ पर अगर निकालते कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तभी हमने एक फार्मूला बताया था कि लंब बराबर क्या होता है, आधार और लंब बराबर कर्ण इंटू साइन थीटा, ये आपको बताए थे। तो देखो सेम वही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो कर्ण कितनी दूरी है, 2l है, तो हम यहाँ पे लंब बराबर कितना लिख सकते हैं, लंब बराबर 2l इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये चीज़ लिखा गया, ठीक है। क्यों लिखा गया अभी आपको इसका डेरिवेशन बताते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्यों इसको फाइंड करें और इसको क्यों नहीं फाइंड किए। तो पहले थोड़ा सा डिफिनेशन इसमें यहाँ पे फिगर जो है उसका एक्सप्लेन करके कर दिए, तो उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, तो जहाँ पर जो वैल्यू है वो लिख दीजिए। तो यहाँ पर पॉइंट अगर इसको मानना हो तो A मान लो, और इसको क्या मान लीजिए, पॉइंट B मान लीजिए। अब पॉइंट B मान ले तो इसमें लिख देते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव AB, वैद्युत द्विध्रुव AB, AB वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण। देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से ये तिरछा रखा गया, जब तिरछा रखा गया थीटा कोण पर रखा गया, थीटा कोण पर रखा गया है। तब इस पे देखो दो बल कार्य कर रहे हैं, एक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में F बराबर माइनस क्यू और दूसरा F बराबर प्लस क्यू वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो एक साथ दो बल कार्य कर रहे हैं, तो हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें निकालते हैं एक समान वैद्युत बलयुग्म का आघूर्ण निकालना था। तो देखो बलयुग्म का निकालते हैं आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो देखो दो बल एक साथ कार्य कर रहे हैं ना, बल युग्म का आघूर्ण। इसके बराबर फार्मूला होता है, इसको लिखते हैं आघूर्ण को टाउ से। तो टाउ बराबर दो बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो दो बलों में से किसी एक बल, तो लिखते हैं एक बल और गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। यहां पर हो जाएगा दोनों
बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी यहाँ पर। अब देखो अभी हमने कहा 2L को समझते हैं कि यहाँ पर जो 2L लिखा हुआ था वो क्यों था। तो देखो एक बल ऐसे कार्य कर रहा है, यहाँ पर इस दिशा में यहाँ पर F कार्य कर रहा है। दूसरा यहाँ पे अगर ये बल को सीधा ले लिया जाएगा तो यहाँ आएगा, और इस बल को अगर देखेंगे यहाँ पर इस पे, तो इनके बीच की लंबवत दूरी कितना है 2L। इसीलिए यहाँ पर फार्मूला रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, टाउ बराबर F इंटू इसकी वैल्यू कितना 2L साइन थीटा हो गया, यानी इनके बीच की दूरी। F की वैल्यू है टाउ बराबर, इसको लिख सकते हैं QE और इंटू 2L साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें क्या कहिए, गुणा करा दीजिए, तो हम टाउ बराबर लिख सकते हैं Q, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2QL और इंटू E साइन थीटा। पीछे आपको बताया था लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हम कितना लिखते हैं, चूँकि P बराबर 2QL, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो टाउ बराबर कितना होगा PE साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो इनके कारण अगर हमें कभी भी निकालना हो तो टाउ बराबर, यानी वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण होगा वो टाउ बराबर PE साइन थीटा हो जाएगा। आगे इसमें विशेष स्थितियां देख लेते हैं, ये क्या होता है, यहाँ पर कौन कौन से कंडीशन हमारे पास निकल आएंगे। विशेष स्थितियों में देखो पहला, अगर हम थीटा बराबर कितना कर दें 0 डिग्री, यानी वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया वैद्युत क्षेत्र के समांतर, जब रखा गया तो टाउ बराबर कितना होगा PE साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो टाउ बराबर कितना होगा, अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया तो 0 हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर अगर इसी मान लेते हैं कि थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, क्योंकि 0 आपको बताएगा साइन 90 डिग्री पर, यानी 0 से 90 डिग्री पर इसका मान क्या होता है अधिकतम होता है। तो इसके लिए अधिकतम बल आघूर्ण निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा अधिकतम बल आघूर्ण। अगर अधिकतम बल आघूर्ण निकालते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन 90 डिग्री। अब हम टाउ को, यहाँ पर टाउ है तो टाउ को ऐसे लिख सकते हैं टाउ मैक्स, क्योंकि अधिकतम निकालना है तो टाउ मैक्स बराबर ये हो जाएगा। तो आपको साइन 90 डिग्री की वैल्यू मालूम होगा, टाउ मैक्स बराबर कितना होगा PE, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसको पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो टाउ मैक्स बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा PE। यहाँ पर होगा अगर कहीं भी निकालना हो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम, तो अधिकतम इतना हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेते हैं। अगर आपको ज्ञात करना हो यहाँ पर बलयुग्म के आघूर्ण, तो टाउ बराबर मैक्सिमम, यानी टाउ मैक्स बराबर PE होता है यहाँ पर। अब इसमें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला है, सेकेंड हेडिंग का इसमें इसका भी ले लीजिए। जो हमारा पहला लेसन था यहाँ पर वो समाप्त हुआ है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है, उसके लिए आपसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन इसके पहले आप थोड़ा सा जो आपको फार्मूला हमने यहाँ पर प्राप्त कराया है, यानी डेराइव कराया है, उसको आप याद कर लीजिएगा ताकि हमें न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर लें। और इसके बाद जो न्यूमेरिकल होगा उसको बहुत अच्छे ढंग से आपको बताएंगे। जो न्यूमेरिकल होगा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल वहाँ पे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर कर देना कि आपके जो और फ्रेंड्स हो वो पढ़ सकें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।